मित्रों, भाइयों और बहनों, आर्थिक न्याय के इस नियमित कार्यक्रम में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर समाज को जागरूक करना है तो उसे सबसे पहले अर्थनीति के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि अर्थनीति का जितना गहरा संबंध समाज से होता है, आम व्यक्ति से होता है, उतना गहरा संबंध राजनीति का नहीं होता। लेकिन समाज किधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा, आज उसकी स्थिति का अगर हम विचार करें तो समाज का कोई विचार ही नहीं बचा और राजनीति में जो लोग हावी हैं वे ही लोग राजनीति की दिशा तय कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है, वही अर्थनीति की बात भी उन्हीं के हाथ में है। और राजनीति और अर्थनीति अगर मुट्ठी भर अमीरों के हाथ में आ गई, सत्ता भी उनके हाथ में आ गई, तो फिर आम जनता की जरूरतों को और उनकी इच्छाओं के अनुसार व्यवस्था कैसे चलेगी? यह बहुत गंभीर विषय है और इसीलिए हम अपने मित्रों को बार बार यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक समाज की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब तक एक सुखी समाज, संतुष्ट समाज और सुरक्षित समाज की स्थापना नहीं हो सकती। जो लोग समाज के व्यापक हित में विचार करते हैं उनकी बात अवश्य आनी चाहिए। और इसीलिए हमने अपना जो ये नियमित प्रोग्राम बनाया है कार्यक्रम चलाने का, उसका नाम हमने आर्थिक न्याय रखा है। और यह विचार तभी सार्थक होगा जब यह समाज का विचार बनेगा। राजनेता क्या कहता है, महाविद्वान क्या कहता है, सबका महत्व है, लेकिन अगर उससे समाज की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, जन्म से मृत्यु तक जीवन जीने का सहजता और सम्मान के साथ सुरक्षा का अधिकार नहीं मिलता, तो भी यह सारा सब कुछ निरर्थक है। इसलिए आज हम अपना यह कार्यक्रम इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाते हैं। आज जैसा आप जानते हैं कि लोकसभा का बजट सत्र चल रहा है। सरकार जो बजट प्रस्ताव देती है उसके ऊपर विपक्ष वो भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, सुधार के लिए नए नए विचार रखता है। आज की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी तो नहीं है। यानी आज ऐसा लगता है कि एक सत्ता और विपक्ष दो ध्रुवों पर बैठे हैं। अगर आज किसी भी बात को सत्ताधारी पक्ष अच्छा कहेगा तो हमारे लोगों को पता होता है विपक्ष उसकी आलोचना करेगा। और यदि सत्ताधारी पक्ष ने अपना मत बदल दिया तो अगले दिन विपक्ष भी अपना मत बदल देगा। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। ऐसे में तो समाज को भ्रमित करने के लिए यह राजनीति पूरे समाज को बर्बाद करने पर तुली है।
तो ऐसी स्थिति में समाज के कल्याण का मार्ग, सबके कल्याण का मार्ग, जब मैं समाज की बात कहता हूं तो कमजोर से कमजोर व्यक्ति, अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति, नालायक से नालायक व्यक्ति और योग्य से योग्य, संपन्न से संपन्न और सहजता से जीवन जीने की इच्छा रखने वाले लोग, वह उन सब की आकांक्षाओं पर खड़ा होना चाहिए। एक तरफा विरोध, बुद्धिहीनता की पराकाष्ठा, यह समाज के विनाश का कारण बनती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आर्थिक न्याय यदि होगा तो हमारे कार्य की सार्थकता है। तो आज जो हम देख रहे हैं कि सरकार के बजट से, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं वे तो संतुष्ट हैं। आने वाले समय में कानूनों में क्या परिवर्तन होना चाहिए, इसका प्रस्ताव वो तैयार करके आए हैं। विपक्ष की क्या भूमिका होगी यह अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। लेकिन एक बात जो दिखने में आ रही है वह यह है कि समाज का अपना कोई विचार बन ही नहीं पा रहा है। तो यह आर्थिक न्याय का दैनिक हमारा कार्यक्रम है, उसका प्रयास है कि समाज का एक मजबूत विचार इन सब से भारी पड़ जाए, उसके ऊपर पूरा समाज इतना ज्यादा केंद्रित हो जाए कि राजनेता और पक्ष विपक्ष के लोग, संसद के लोग, इन्हें चिंता करनी पड़े कि अब समाज को आप उपेक्षित करके मनमानी नहीं कर सकते। अर्थात जैसा मैंने कहा कि आज पूंजीवाद का जमाना है, अर्थात अब व्यक्ति के परिश्रम का मूल्य कम, महत्व कम और पूंजी का महत्व ज्यादा हो गया है। और आज सारी पूंजी, यानी देश के आधार पर बात करें तो देश की पूंजी, और विश्व की बात करें तो विश्व की पूंजी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है। इसे आप देख भी रहे हैं। और जो समाज का 90-95% व्यक्ति है वह इन्हीं लोगों की गुलामी कर रहा है। और जब सत्ता का समीकरण बदलता है या पूंजी का समीकरण बदलता है तो उसका सीधा असर राजनीति पर, आर्थिक नीति पर और पूरे कहना चाहिए व्यवस्था पर सकारात्मक या नकारात्मक पड़ता है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हर हालत में सकारात्मक परिवर्तन हो, ताकि कमजोर से कमजोर व्यक्ति का जीवन भी सुख शांति से बीत सके। मैं समझता हूं इस मानवीय प्रयास के लिए आप भी सहमत होंगे। अगर कहीं त्रुटि हुई है, हो रही है, तो सुधारने की बात होनी चाहिए। आलोचना की बात किसी समस्या का हल नहीं है। आज हमारे टीवी चैनलों पर सबके विचार आ भी रहे हैं, सबके आधे अधूरे विचार हमको पता भी चलते हैं। ऐसी स्थिति में अगर राकेश टिकैत से पूछा जाए तो उसकी एक सूत्री बात है कि जो चाहते हैं वो किसानों को मिला ही नहीं, इसलिए सारा बजट बकवास है। किसानों के किसी समस्या का हल भाजपा करने वाली नहीं है। यह उस राकेश टिकैत की पूरी बात से सिद्ध हो रहा है।
तो मैं पूछना चाहता हूं राकेश टिकैत जी, जो किसान आंदोलन के नाम पर आपने तूफान खड़ा किया था, वह षड्यंत्र था या किसानों के हित में प्रयास था? और मैं सिद्ध करूं कि यह सत्ता के लोभ लालच में हो सकता है धन लेकर करोड़ों रुपए खाकर राकेश टिकैत जी वो बात बोल रहे हों, लेकिन मैं वो आरोप नहीं लगाऊंगा। मैं यहां पर यह कहूंगा कि क्या किसान आंदोलन गरीब किसानों के हित में था? तो और यह बात मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर राकेश टिकैत जी के पास उत्तर हो या उनके साथ चल रहे लोगों के पास हो, तो वह बताएं कि 11-12 बार की जो बातचीत हुई थी किसान आंदोलन के नेताओं के समय, वह हर बार बिना किसी निर्णय के खत्म क्यों हुई? उन्होंने बार बार कहने पर भी अपना कोई विकल्प, अच्छा विकल्प जो वो चाहते हो, विरोधियों ने क्यों नहीं रखा? और नहीं रखा तो क्या इसे षड्यंत्र सिद्ध करने के लिए इतनी बात पर्याप्त नहीं है? लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है। जब किसान आंदोलन के नेता नहीं मान रहे थे तो फिर भाजपा क्यों अड़ी रही? क्या भाजपा द्वारा 3 कृषि कानूनों में जो बदलाव हुआ था, क्या वह पूरी तरह न्याय संगत था? और मैं बताना चाहता हूं, दोनों ही पक्ष आर्थिक न्याय की दृष्टि से झूठ बोल रहे थे। आधा अधूरा चिंतन, आधी अधूरी बात होने के कारण कोई किसी से सहमत भी नहीं था और कहीं भाग भी नहीं सकता था। तो सही क्या था? तो मैं कहना चाहता हूं, भाजपा की सत्ता वह भी पूंजीवाद पर चल रही है और विरोधी दलों की राजनीति वह भी पूरी पूंजीवाद पर चल रही है। और जो राकेश टिकैत हैं, उनकी स्थिति जग जाहिर है। उनको भाजपा की सत्ता अच्छी नहीं लग रही और सत्ता पर हावी होने के लिए वह भाजपा की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। तो राकेश टिकैत की दृष्टि तो केवल सत्ता पर है। इसलिए किसान आंदोलन के आधार पर जो लोग राकेश टिकैत के फॉलोअर बने हुए हैं, उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। और जो भाजपा के आलोचक ये पक्षधर बने हुए हैं, आंख तो उनकी भी खुलनी चाहिए। मैं पहले कह चुका हूं कि पूंजीवाद ये सबसे अनर्थकारी और समाज के लिए और पूरे समाज के लिए अत्यंत षड्यंत्रकारी अवधारणा है। और अगर यही स्थिति में प्रचार माध्यमों की कहूं तो उनकी स्थिति भी बिल्कुल स्पष्ट है। उसकी बात मैं बाद में कहूंगा। पहले राजनेताओं द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है, आप विचार करें कि क्या यह सही नहीं है। पूंजीवाद गलत है तो फिर भाजपा का पक्ष सही कैसे होगा? और भाजपा आज इस बात को समझ चुकी है कि पूंजीवाद का विरोध करके मुट्ठी भर तानाशाह लोगों के विपरीत जाकर वह अपनी सत्ता नहीं चला सकती। और दुर्भाग्य से यही स्थिति विपक्ष की है। उनको भी मालूम है कि अगर उनको सत्ता हथियानी है तो इन्हीं पूंजीपतियों को
अनुकूल रखकर हथियाई जा सकती है, और सत्ता पाकर तो फिर जो चाहे मनमानी कर लेंगे। और समाज में यह धारणा बनी हुई है कि अगर 4 महीने भी आप सत्ता में रह गए तो 7 जन्मों की गरीबी आप दूर कर लेंगे। तो मैं यह भी कहूंगा कि समाज की बात कहीं नहीं आ रही है। समाज में गरीबी यथावत है, और गरीबी को दूर करने का कोई तर्कसम्मत उपाय इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं आ रहा है। वो उस बात को उठाना ही नहीं चाहते। क्या यह सच्चाई है? तो मैं कहूंगा इसके अलावा सच्चाई कुछ भी नहीं है। अगर इनको पूरे समाज के प्रत्येक कमजोर से कमजोर व्यक्ति, सरल से सरल व्यक्ति, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति के साथ भी न्याय करना है, तो फिर आपको अमीरों पर संपत्ति कर लगाना चाहिए। अमीर यानी कितने? मुश्किल से 0.2% लोग। अब भारत की आबादी के अनुसार गिन लीजिए या विश्व की आबादी के अनुसार गिन लीजिए, मैं तो प्रतिशत में बात कर रहा हूं। और उसके पास जो संपत्ति है, मैं अपने सूत्रों के अनुसार बात कर रहा हूं। बहुत से सर्वे आपके पास भी हैं। कोई 60% बताएगा, कोई 65% बताएगा, कोई 70% बताएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि कम से कम 80% संपत्ति वह मुट्ठी भर अमीरों के पास है। तो गड़बड़ क्या है? क्या मैं इसे सही नहीं मानता? तो मैं कह रहा हूं कि भाई ठीक है, आज जो परिस्थितियां, उनकी सच्चाई को हम स्वीकार करें और उसको सुधारने के लिए समाज के पक्ष में, समाज के व्यापक कल्याण के लिए उसे क्या स्वरूप देना चाहिए, इस पर बात कर लें, बात पूरी हो जाती है। इसके पहले इन प्रचार माध्यमों के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा जो कुछ प्रसारित हो रहा है, उसके बारे में भी मैं अपने विचार व्यक्त कर देता हूं। मैं सामान्यतया आज तक देखता हूं तो मैं पाता हूं कि आज तक 60% सत्ता के पक्ष की ओर झुका हुआ है, और 40% में बात समेटकर वो विपक्ष की बातें में कह देता है, और अपनी जो स्वीकार्यता है उसे भी बनाए रखता है, और सरकार के द्वारा जो दूध मलाई दी जाती है उसका भी खूब उपभोग करता है। इसके विपरीत दूसरा चैनल है एनडीटीवी। अब एनडीटीवी के रवीश कुमार जी पूछते हैं, क्या देशद्रोह कानून को खत्म करने का समय आ गया है? मैं रवीश कुमार जी से आदर के साथ पूछना चाहता हूं कि यह देशद्रोह का कानून जब बना था तो आज की स्थिति में कौन सा परिवर्तन दिखाई पड़ता है उनको कि आज देशद्रोह के कानून को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो। और मुझे दुख इस बात का है कि काफी लोग एनडीटीवी को निष्पक्ष भी मानते हैं और काफी अच्छा भी मानते हैं, लेकिन वास्तव में एनडीटीवी वामपंथी विचारधारा से जुड़ा है शुरू से। और विचारधारा की दृष्टि से अगर बात करूं तो यह मार्क्सवाद व्यवहारिक दृष्टि से समाज से उखड़ चुका है। मैं मार्क्स के पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मार्क्स की नीयत में कोई खोट नहीं था, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं मार्क्सवाद आर्थिक न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।
और खरा तो वही उतरेगा, वही विचारधारा उतरेगी जो समाज के व्यापक कल्याण में होगी। एक पक्षी बात आप कहेंगे तो समाज को स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो हमारा कहना एक ही है, इन सारे भ्रम में डालने वाली बातों को बहुत सीमित रूप से समेटते हुए हमारा कहना यह है, न्याय की दृष्टि से अगर बात करें तो सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सबका समान अधिकार है। किसी का भी यह मूलभूत अधिकार न तो कम और ज्यादा हो सकता है और न होना चाहिए। यह स्थिति यथावत बनी रहे, सबकी स्वतंत्रता, सबका सुख सुरक्षित रहे और समाज में इसको टुकड़े टुकड़े करने के जो प्रयास हैं, जो मूर्खताएं हैं, वे बंद हो जाएं। अगर ये नहीं हुआ तो रूस और यूक्रेन के बीच, चाइना और अमेरिका के बीच और विश्व स्तर पर भी जिस तीसरे महायुद्ध की छाया दिखाई पड़ रही है, उस दृष्टि से भी खतरनाक स्थिति बनेगी और वह मानवता के हित में नहीं होगी। और इसलिए मेरा कहना यह है, मानवता के हित में जो हो वहीं पर तो हमारी बात समाप्त होनी चाहिए और उसके ऊपर पूरे समाज की जो दृष्टि है वह भी सब लोगों के सामने आनी चाहिए। तो हमारा कहना तो पहले की तरह है कि औसत संपत्ति अधिकार यह प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर चाहे उसकी रुचि, उसकी आवश्यकता, उसकी स्वतंत्रता, उसका सम्मान उसी के साथ पूरा होना चाहिए और उसका एकमात्र तरीका यह है कि औसत से ज्यादा संपत्ति पर किसी भी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं हो सकता। औसत से अधिक संपत्ति रखने वाला हर व्यक्ति समाज का कर्जदार होता है। इसलिए केवल उन्हीं लोगों पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगना चाहिए जिनके पास औसत से अधिक संपत्ति है और उससे जो राशि प्राप्त हो उसी के आधार पर बजट बनना चाहिए और बजट हमेशा लाभ का बनना चाहिए। अगर सरकार कहे तो मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह रहा हूं, यह बात मैं पूरी गारंटी के साथ वह बजट बना दूंगा, इतना आसान कि वह सामान्य व्यक्ति को भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। और इसी के लिए मैंने ये 2 पुस्तकें लिखी हैं। मूल पुस्तक हिंदी में है और यह अंग्रेजी की पुस्तक का मैंने अनुवाद दूसरे व्यक्ति से कराया है। हमारा आग्रह है कि पूरी बात को समझने के लिए इनका अध्ययन करें। यह हमारे पास मिलेगी और समाज हित के लिए जैसा भी देना पड़े हमारी तरफ से कभी ना नहीं होगी। आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर आपके पास आते रहेंगे। व्हाट्सएप और दूसरे साधनों के द्वारा बात आप तक पहुंचती रहे, यह हमारा प्रयास होगा। धीरे धीरे इसमें और ज्यादा निखार आएगा और यदि आप इसकी तरफ ज्यादा जुड़ेंगे तो हमारी बात हम बहुत अधिक मजबूती के साथ कह सकेंगे और सत्य समाज में आना चाहिए। और जो जिस आधार पर मैं बोल रहा हूं, केवल मुट्ठी भर अमीरों के ऊपर की संपत्ति पर संपत्ति कर लगेगा। आयकर सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है
और कई टीवी चैनल बता रहे हैं कि आयकर में कोई छूट नहीं मिलने के कारण समाज में निराशा की स्थिति है। जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, यह अमीर किसानों के लिए चलाया गया अभियान था, और आज भी अगर कोई तर्क करने वाला हो खुलकर इस विषय पर हम लोग तर्क रखेंगे, तो गरीब किसानों के या गरीब लोगों का इससे कोई भला होने वाला नहीं है। सीधे साधे लोग भूखे मर गए, वहां की ठंड से मर गए, वहां की गर्मी से मर गए, वहां की परेशानियों से मर गए। और हमारे राकेश टिकैत जी अपने फर्जीवाड़े को, अपने झूठ को और अपनी मक्कारी को छिपाने के लिए उन्हें शहीद का दर्जा दे रहे हैं। और चौधरी चरण सिंह के पोते कहने वाले, क्या नाम है उनका, ये जयंत चौधरी, वे उसका समर्थन कर रहे हैं। शायद जयंत चौधरी अपने पिताजी से अलग नहीं हुए, जो पढ़े लिखे विदेश में और भारत की राजनीति को अंत तक नहीं समझ पाए और राजनीति में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं ले पाए और दिवंगत हो गए। मैं जयंत चौधरी जी से यही कहूंगा, पहले समाज हित की राजनीति को ठीक प्रकार से समझ लें और उसके बाद राजनीति में गहराई से प्रवेश करें, तो उनके लिए और जाट समुदाय के लिए अच्छा होगा। और इसीलिए मेरा निवेदन है कि आज अगर आपको समाज सुधारना है, एक अच्छा समाज बनाना है, अच्छी दुनिया बनानी है, तो सब जगह केवल मुट्ठी भर अमीरों की संपत्ति पर ब्याज की दर से संपत्ति कर लगाइए। जिनके पास औसत से ज्यादा संपत्ति है और औसत से ज्यादा संपत्ति पर टैक्स लगाकर जो आमदनी हो, उससे पूरा समाज का जरूरत के अनुसार बजट बनाइए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, हर स्थिति में भारी लाभ का बजट बनेगा, कभी घाटे का बजट नहीं बनेगा। अब सरकार डिजिटल करेंसी करने की बात कर रही है, लेकिन मूल रूप से जो कर प्रणाली है उसे न्यायपूर्ण बनाने की बात नहीं कर रही है। और इसीलिए बंधुओं, मेरा निवेदन है कि मुट्ठी भर अमीरों पर संपत्ति कर लगाए और किसी पर कोई कर न लगाए। तो आज जैसा मैं भारत की स्थिति के आधार पर अपना आकलन बार बार बता रहा हूं कि केवल इन 2% लोगों पर, 0.2% लोगों पर संपत्ति कर लगाकर, मैं संपत्ति कर की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। इस बात को बारीकी से समझ लीजिए। जीएसटी और आयकर, यह दोनों समाज के साथ धोखा है। कभी आने वाले समय में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे, और अगर यह लगा दिए जाएं तो देश की गरीबी को तत्काल समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि देश के हर नागरिक को कम से कम 10,000 रुपये महीना और 15,000 रुपये महीना भी बहुत सरलता से जन्म से मृत्यु तक दिया जा सकता है। और हर नागरिक को अगर यह धन प्राप्त हो जाए, यह लाभांश प्राप्त हो जाए, तो सुखी समाज की संकल्पना पूरी होगी और आर्थिक न्याय का जो मिशन है वह भी इसी के साथ ही पूरा होगा। इसलिए सब बंधुओं को सादर नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता, जय जगत। 0.2% लोगों पर संपत्ति कर लगाकर, मैं संपत्ति कर की बात कर रहा हूं, इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूं। इस बात को बारीकी से समझ लीजिए। जीएसटी और आयकर, यह दोनों समाज के साथ धोखा है। कभी आने वाले समय में हम उस विषय पर चर्चा करेंगे,
और अगर ये लगा दिए जाएं तो देश की गरीबी को तत्काल समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि देश के हर नागरिक को कम से कम 10,000 रुपये महीना और 15,000 रुपये महीना भी बहुत सरलता से जन्म से मृत्यु तक दिया जा सकता है। और हर नागरिक को अगर यह धन प्राप्त हो जाए, यह लाभांश प्राप्त हो जाए, तो सुखी समाज की संकल्पना पूरी होगी और आर्थिक न्याय का जो मिशन है वह भी इसी के साथ ही पूरा होगा। इसलिए सब बंधुओं को सादर नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद।